हेलो दोस्तों, अभी मैं हूँ वर्धा कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट प्लीडर एडवोकेट गिरीश तकवाले सर के साथ, और इनसे थोड़ी हम जानकारी लेंगे कि सिविल साइड जो वर्धा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की है वो किस तरह से चलती है। तो सबसे पहले तो सर मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि अपने कोर्ट में फिलहाल कितने टाइप के कोर्ट्स हैं। वर्धा जिले की यदि बात की जाए तो वर्धा में सेशंस कोर्ट है, उसके बाद सिविल जज सीनियर डिवीजन और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ऐसे तीनों कोर्ट एक ही कॉम्प्लेक्स में है। अच्छा। उसके सिवा फिर लेबर कोर्ट है वर्धा में, ट्रस्ट का भी है, कंज्यूमर फोरम है, तो ये सब है। बाकी कोऑपरेटिव कोर्ट और इंडस्ट्रियल कोर्ट ये दो चीज़ें छोड़े तो बाकी सब कोर्ट वर्धा में है। और सीनियर डिवीजन, जेएमएफसी और डिस्ट्रिक्ट जज ये एक ही बिल्डिंग में है। अच्छा, और ये एमएसिटी का कोर्ट कहाँ पे है सर? हमारे यहाँ वर्धा में एमएसिटी के लिए अलग से कोर्ट नहीं है। हम्म। जिला न्यायाधीश जो है यानी प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज, उन्हीं के पास एमएसिटी का चार्ज है। ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ एमएसिटी ट्रिब्यूनल। ओके। और जो बाकी डिस्ट्रिक्ट जजेस है उनके पास भी एमएसिटी का चार्ज दिया हुआ है, यानी सेपरेट कोर्ट नहीं है। सेपरेट कोर्ट नहीं है। और रेंट कंट्रोल का कोर्ट? रेंट कंट्रोल के लिए भी अलग से कोर्ट नहीं है। नया एक्ट के हिसाब से अभी जो जेएमएफसी और सीनियर डिवीजन के लिए चार्ज दिए है उसी प्रकार से काम होता है यहाँ पे। ओके। वर्धा जिले के लिए अलग से रेंट कंट्रोल का कोर्ट नहीं है। नहीं है। ऐसी बात है कि जब ये कोई दावा दाखिल किया जाता है तो वो एक मतलब आप संक्षिप्त में बोलिए कि वो कैसे ट्रैवल होता है नंबरिंग होने तक। वर्धा जिला या विदर्भ की यदि बात की जाए पूरे, तो विदर्भ में दावा दाखिल करते समय जो होती है, पहले प्लेंट, प्लेंट के ऊपर हम स्टैंप लगाते हैं। अब जैसा कि वो सीआईएस में जो फीडिंग होता है पूरा, वो सीआईएस के फीडिंग का एक फॉर्म निकलता है। वो फॉर्म ऊपर रहता है, यानी ऊपर सबसे ऊपर फॉर्म, फिर स्टैम्प, या तो फिर अपना इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी यदि अपन कोर्ट फी देते हैं तो उसकी रिसीट रहती है। उसके नीचे प्लेंट, प्लेंट को एग्जिबिट 1 दिया जाता है। उसके नीचे फिर वकालतनामा, रजिस्टर एड्रेस, ये सब चीज़ें लग के फिर उसको एग्जिबिट दिए जाते हैं। ओके। जैसा कि टेम्पररी इंजंक्शन एप्लीकेशन यदि हो दावे के साथ, तो उसे एग्जिबिट पार्ट जाता है। ओके, तो मतलब और सेम। उसके बाद यदि आप अपियर होने के बाद डब्ल्यूएस यदि दाखिल करते हैं तो उसको नेक्स्ट ओके। एग्जिबिट दिखता है। ओके। एक और यहाँ पे जो दावे दाखिल होते हैं तो उसकी प्रेजेंटेशन की कैसी होती है? मतलब सेंटर स्टिचिंग होता है या ऊपर का टैगिंग वाला काम नहीं, होता है? सेंटर स्टिचिंग नहीं, हमारे यहाँ ऊपर का टैगिंग है। प्रॉपर टैगिंग। वर्धा में तो है ऊपर का टैगिंग टैगिंग है। है। और जो कोर्ट फी भी लगती है उसके ऊपर, अर्जियों के ऊपर, वो राइट कॉर्नर में ऊपर लगती है। ओके। बहुत से जगह पे हमने देखी कि लेफ्ट साइड का जो मार्जिन हाँ। छोड़ा जाता है वहाँ पे स्टैंप लगाया जाता है। हमारे यहाँ राइट साइड में ऊपर ओके। टिकट लगाई जाती है। टिकट वहाँ लगाई जाती है। दूसरा सर, ये जो रनिंग नंबर वाला एक सिस्टम है इन बॉम्बे हमारे पास अभी, कि एक जो कनेक्टेड पिन, जैसे आपने कोई एप्लीकेशन किया और मैंने उसमें मेरा रिप्लाई दाखिल किया और आपका एप्लीकेशन यदि 1 से 10 तक है तो मेरा रिप्लाई 11 से आगे काउंट होगा। तो इस हाँ, तरह का सिमिलर 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 वैसे ही होगा। सिस्टम है। यानी मेरा एग्जिबिट 10 यदि है तो आपका रिप्लाई एग्जिबिट 11 होगा। ओके, एग्जिबिट 11 होगा हाँ, वो। एग्जिबिट नंबर पड़ता है उसे, पेज नंबर नहीं गिरता पेज है। नंबर नहीं। हमारे यहाँ एग्जिबिट नंबर ही चलता है पहले से आखिरी तक। फिर जो डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग एविडेंस आते हैं उसको फिर नेक्स्ट नंबर पढ़ते हैं। ओके। यानी अपने एप्लीकेशंस वगैरह होने के बाद एविडेंस जो चालू होता है तो एविडेंस को फिर नेक्स्ट एग्जिबिट नंबर पड़ता है। जैसा कि मेरा एविडेंस यदि रिकॉर्ड हो रहा अभी, तो उसे एग्जिबिट नंबर पड़ेगा 40। तो फिर उसमें जो डॉक्यूमेंट्स प्रूव हो गए उसे 41, 42, 43 इस प्रकार से नंबर आएंगे। ओके। दूसरा ऐसा था कि जब हम अर्जेंट मैटर्स को मूव करते हैं तो वो किस तरह से यहाँ मूव होता है कि हमें उसको, हमारे यहाँ उसको प्रेसी भी बोलते हैं, प्रेसी भी मूव करना, तो आपके यहाँ पे उस चीज़ को कैसे होता है? आपके यहाँ प्रेसिपी यानी आपके लेटर हेड पे देते लेटर हो हेड पे आप देते हैं हम लोग। अर्जेंसी। हमारे यहाँ अर्जेंसी यदि है मैटर की तो प्लेन के साथ हम ऊपर एक दूसरी अर्जी लगाते हैं, टेकिंग केस ऑन टू डेज बोर्ड, हाँ ऐसा हाँ। बोल के एक एप्लीकेशन लगाते हैं। उसमें जो शो करते हैं कि इसकी अर्जेंसी क्या है। टीआई एप्लीकेशन उसके साथ होती है। तो आज के आज ऑर्डर पास होना चाहिए, इसलिए फिर हम उसके ऊपर एक
अर्जेंट हियरिंग की एप्लीकेशन लगाते, टेकिंग केस ऑन टूडेज बोर्ड, यानी दो एप्लीकेशन दो आती है, एप्लीकेशन हो गई, टेकिंग केस ऑन टूडेज बोर्ड और उसके बाद अर्जेंट हियरिंग। अर्जेंट हियरिंग। तो हमारे रेगुलर एप्लीकेशन ही होती अच्छा, है, नॉट ऑन लेटर हेड। नॉट ऑन लेटर हेड। एक अंदाजन क्या टाइम ड्यूरेशन है कि एक सिविल सूट दाखिल होने के बाद डिस्पोज ऑफ हो जाता है? अब 30 साल वकालत करते करते ऐसा ध्यान में आ रहा है कि पहले जो सिविल सूट्स थे उसमें टाइम लिमिट नहीं था, यानी डब्ल्यूएस को यदि देखा जाए तो 2-3 साल तक रिटर्न स्टेटमेंट नहीं आते थे। मगर नए अमेंडमेंट के कारण जो अब 90 डेज एक्सटेंडेड टाइम, यानी 30 डेज है, एक्सटेंडेड 90 डेज है, अप टू तो 90। विद इन 90 डेज ये डब्ल्यूएस आ जाते। कोर्ट की संख्या भी बढ़ गई है, कोर्ट की संख्या बढ़ गई है, कोर्ट को डिस्पोजल के जो पावर्स आए, पावर्स बोलने के बजाय डिस्पोजल देने के जो बंधन है उनके ऊपर, उसके कारण भी अब डिस्पोजल केसेस का 2 से 3 साल के अंदर हो जाता है। ओके। और यदि अगर कोई आदमी जिसे मराठी नहीं आती हो तो कैन ही फाइल प्रोसीडिंग्स इन इंग्लिश में फाइल कर सकते हैं क्या यहाँ पे? थ्रू आउट महाराष्ट्र का यदि बात किए जाए तो कोर्ट लैंग्वेज है मराठी दी हुई है, मगर अंग्रेजी में भी प्लेंट आ सकती है, अंग्रेजी में रिप्लाई भी आ सकता है, यू कैन आर्ग्यू इन इंग्लिश ऑल्सो। ओके। और कोर्ट का मैक्सिमम कोर्ट में यदि देखे जाए तो अंग्रेजी अपने विदर्भ में भी मैक्सिमम है। अच्छा, मतलब ऑर्डर्स मराठी में ऑर्डर्स ज़्यादा आते हैं मराठी में या ज़्यादा होने के बजाय अंग्रेजी में ज़्यादा है। अंग्रेजी में ज़्यादा आते हैं? ओके। और ये है कि कोई ऐसा स्पेसिफिक हॉलीडे है आपके यहाँ जैसे हमारे यहाँ अनंत चतुर्दशी इज अ स्पेशल हॉलीडे इन बॉम्बे कोर्ट्स, तो उस तरह से आपके यहाँ कोई हमारे यहाँ फेस्टिवल यदि का? स्पेशल हॉलीडे बोले तो हमारे यहाँ जो बैल पोला होता है, पोले के दूसरे दिन हमारे यहाँ वैकेशन रहता है। ओके। और होली, अच्छा। होली एक बहुत बड़ा त्यौहार है हमारे यहाँ, उसके दूसरे दिन हमारे यहाँ वैकेशन होता है। ओके। तो ये गणपति के इसमें भी हमारे यहाँ अभी वैकेशन देना शुरू किया है, मगर ये 2 वैकेशन हमारे यहाँ होते ही होते हैं। ओके। दूसरा सर, जैसे कि बॉम्बे में देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड प्रोफेशनल कोर्ट क्लर्क्स, मतलब वो किसी वकील को अटैच नहीं रहते, वो इंडिपेंडेंट लोग होते हैं और कई सारे वकीलों का काम करते हैं। तो उस तरह से आपके यहाँ पे इस तरह का कॉन्सेप्ट है या क्या है? हमारे यहाँ देखा जाए तो हर एक जो बड़े ऑफिसेस है उनके अपने क्लर्क है, वो उन्हीं का काम देखते हैं जनरली, और उनका रजिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के तरफ से लेना पड़ता है। ओके। यानी अलग से ऐसा ये नहीं है कि ये 5-50 लोग अपना कोर्ट क्लर्क करके रजिस्टर्ड हुए हैं, ऐसा नहीं। मगर जो हमारा जो क्लर्क होता है इंडिविजुअल काम करने वाला, वो बाकी लोगों का भी काम यदि किसी ने बताया तो उस वक्त कर लेता है, अच्छा, मगर इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल लेवल में। और ये फैमिली कोर्ट आपका कहाँ है वर्धा का? हमारे यहाँ फैमिली कोर्ट ने सिविल जज सीनियर डिवीजन को ही पूरे अधिकार दिए हैं मैट्रिमोनियल मैटर्स के। और फैमिली कोर्ट जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है अपनी यहाँ की, नागपुर हो गया, चंद्रपुर हो गया, अमरावती हो गया, वहाँ पे फैमिली कोर्ट्स है। तो मतलब वर्धा डिस्ट्रिक्ट वर्धा कोर्ट का में? फैमिली कोर्ट का मैटर नागपुर नहीं जाएगा, वर्धा का मैटर फैमिली कोर्ट का ओरिजिनल सिविल जुरिडिक्शन है ना, सिविल कोर्ट को जाता है। ओके, मतलब अलग से वर्धा अलग डजंट से हैव अ फैमिली फैमिली कोर्ट कोर्ट? नहीं है, जो जज साहब असाइन किए हुए उनको ही सिविल वो? जज सीनियर डिवीजन। ओके। प्लीडिंग्स जो होती हैं तो क्या वो नोटराइज करके कोई फाइल कर सकता है उसको? अब प्लीडिंग जो एफिडेविट ऑन ओथ देना है अपने को, जो नई अमेंडमेंट आया उसमें अपने को एक एफिडेविट देना है, और एफिडेविट हम कोर्ट में एस के पास भी करते हैं, या तो फिर जो नोटरी है उसे भी ओथ देने के अधिकार है, इसलिए उसके पास भी यदि एफिडेविट किया तो प्लेंट हम दाखिल कर सकते हैं। और सर अगर ऐसा हो कि समझो फॉर एग्जांपल कोई क्लाइंट है जो बॉम्बे है या कोई थोड़ा और लंबा पकड़िए आप हिमाचल वगैरह, तो वो अगर क्लाइंट उसके यहाँ प्रॉपर नोटरियल रूल फॉलो करके अगर एक नोटराइज रिप्लाई या डब्ल्यूएस करता है तो क्या यहाँ पे वो लिया जाएगा कि उसको यहाँ आना पड़ेगा? नहीं, ऐसा तो देखने में नहीं आया, यानी मोस्टली यहाँ के लोग यहीं पे एफिडेविट कर लेते हैं, फिर यदि वो नहीं आ सकते तो फिर पावर ऑफ अटर्नी लेके फिर यहाँ जो कोई भी काम देखने वाला होता है उसके पास से नोटराइज करके फिर वो दाखिल होता है। अच्छा,
तो मतलब डायरेक्टली वहाँ नोटराइज डायरेक्टली करके। वहां से नोटराइज करके नहीं, मगर कोर्ट में यदि वो जाके करता है वहां पे, तो डब्ल्यूएस यहाँ पे भी एक्सेप्ट हो सकता है, मगर ऐसा अभी तक देखने में नहीं आया मेरे। ओके, ठीक है। अभी इतने बरस हो गए आपको इस कोर्ट में, तो एज ए सीनियर ऑफ दिस कोर्ट आपका कुछ एक मनोगत व्यक्त कीजिए। आपके कैसे लगता है आपको वर्धा कोर्ट में आप प्रैक्टिस कर रहे हो? थोड़ा सा पहले 30 बरस पहले क्या देखा, आप क्या देख रहे हो? एक यदि वैसा 30 साल तो हो गए, 30 साल उसके पहले मेरे पिताजी भी यहाँ पे प्रैक्टिस करते थे, कम से कम 27-28 साल उन्होंने भी किया। यानी आज नहीं बोलने के लिए 60 साल वर्धा कोर्ट के लिए तकवाले नाम कुछ नया नहीं है। मगर अब देखने में ऐसा आता है कि पहले वकीलों की संख्या कम थी, मगर आज हर डिस्ट्रिक्ट में लॉ कॉलेजेस खुलने की वजह से वकीलों की संख्या भी बढ़ रही है। वैसा फिर वकीलों के लिए जैसा बाकी प्रोफेशंस के लिए है, आज वकीलों की संख्या तो बढ़ गई है, मगर हर वकील को काम मिल रहा है ऐसा नहीं है। तो इसलिए जैसा बाकी प्रोफेशंस में जैसा डॉक्टर बन के निकलता है, तो उसे किसी ना किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कहीं पे तो भी उसे जॉब दिया जाता है, उसको वहां जाके काम करना पड़ता है, उसको स्टाइपेंड मिलती है उसकी। इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियर बाहर निकलता है, उसे भी काम मिल रहा है, उसको कॉलेज से ही प्लेसमेंट आ जाते हैं आजकल, उनकी इंटरव्यूज होते हैं फाइनल ईयर में। बाकी भी प्रोफेशन में कहीं पे ना कहीं पे बाहर निकलने के बाद उसको चांसेस है, कैंपस इंटरव्यू में उनको कहीं पे तो भी प्लेसमेंट मिलता है, मगर ऐसा प्लेसमेंट एडवोकेट्स के इसमें नहीं है। इसलिए जो नवीन वकील आ रहे हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। यदि उसका कोई बैकग्राउंड है, उसके घर में से यदि प्रोफेशन है तो उसके लिए ठीक है, मगर जो नया आ रहा है उसको खुद के भरोसे ही जो 8-10 साल का पीरियड जाता होगा उसका शायद, यानी पढ़ाई करते करते भी उसके 5-6 साल निकल जाते हैं, उसके बाद ये 10-15 साल का ये पीरियड जाता, तब तक उसके लिए वकालत पे कोई व्यवस्था नहीं है। ओके। तो मेरे ख्याल से आज जो बाकी प्रोफेशंस के लिए लागू किया है, वैसा यदि वकील प्रोफेशन के लिए भी यदि दिया प्लेसमेंट, क्योंकि बहुत से डिपार्टमेंट है अपने यहाँ, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऐसे कि जहाँ पे लीगल एडवाइजर की पोस्ट होती है, तो फिर ये जो लीगल एडवाइजर की पोस्ट होती है, तो इनिशियल स्टेज पे यदि उनको वहां पे प्लेसमेंट मिल जाए, तो उनका एक इकोनॉमिक कंडीशन जो है थोड़ी सी अच्छी रह सकती है। तो बस उस हिसाब से यदि हो जाए तो वकीलों के लिए भी ये प्रोफेशन में आने की दिक्कत नहीं रहेगी। करेक्ट, वो भी और मोटिवेटेड उसके लिए भी थोड़े से चेंजेस करना पड़ेगा, क्योंकि अपने यहाँ सनद यदि वकालत यदि करना है तो वो प्रोफेशन नहीं कर सकता। तो इनिशियल स्टेज पे ये उसके लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ा फिर सेटबैक बैठता है। उसमें से इकोनॉमिक कंडीशन यदि अच्छी नहीं है तो उसमें आगे जाने को नहीं देखता। और उसमें से फिर एक बात ऐसी डेवलप हो रही है अभी यहाँ पे कि जो जूनियर्स वकील आते हैं, बड़े बड़े शहरों में भी ये देखा जाता है अपने यहाँ, कि वो खुद की प्रैक्टिस तो कर नहीं सकता। फिर यहाँ पे एक ऐसा ट्रेंड आने लग गया है कि आप यदि कोई फाइल या क्लाइंट सीनियर को देते हो, तो कोई भी सीनियर हो, नॉट नेसेसरी कि वो उसका ही सीनियर हो, किसी भी सीनियर, तो फिर वो उसे कुछ देता है। यानी ही इज डूइंग ए वर्क ऑफ दलाल, केसेस ढूंढो फिर सीनियर के पास दो। तो ये भी एक प्रोफेशन के लिए अच्छी बात नहीं है। वकील जैसा जो नोबेल प्रोफेशन है उसके लिए ये बात गलत है, क्योंकि अब वो व्यवसाय, ये बिजनेस होते जा रहा फिर। तो उसे फिर से व्यवसाय के इसमें यदि लाना है, नोबेल प्रोफेशन का पूरा दर्जा एज इट इज यदि रखना है, तो थोड़े से चेंजेस करके उसको इनिशियल स्टेज पे यदि लीगल एडवाइजर ये वो ऐसी पोस्ट यदि दी जाए, तो फिर उसमें से बहुत कुछ हो सकता है उनका। गिरीश सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आपका, क्योंकि आप डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट प्लीडर हो तो हम जान सकते हैं कि आपका काम का प्रेशर कितना रहेगा, तो उसमें से आपने समय निकाला और हमें अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी।